कविता है कि मौसम चाहे जितना खराब हो, उम्मीद नहीं छोड़ती है कविताएं। नहीं, चाहे जितना खराब हो लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ते। 10 मिनट चर्चा कर लेते हैं लिखने पर, फिर गोदान तो चर्चा करेंगे। एक तो ये बेहतर अंक का क्या मतलब? 60% तो मिलना ही चाहिए। ये तो आपका हक बनता है, फर्स्ट डिवीज़न का तो हक ही बनता है। 60% तो हक बनता है कि लिया जाए, उससे अधिक लिया जाए तो और अच्छी बात। अपने बचपन से इससे ज़्यादा लिया ही होगा अंक, 10वीं में, 12वीं में, नहीं फर्स्ट डिवीज़न तो आया ही होगा। तो यहाँ भी 60% अंक लाने के लिए कुछ सावधानी और कुछ उपाय। सबसे पहली बात जो ध्यान रखना है वो है, सबसे पहली चुनौती क्या होती है? भूमिका लिखना। किसी भी परीक्षा में, जो आपका सिविल सेवा का एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें 60% अंक लाना है। सबसे पहले आप क्या लिखना है? भूमिका। वही चुनौती होती है सबसे पहले। और भूमिका का मतलब क्या है? हाँ, भूमिका का मतलब है परीक्षक से ये प्रथम परिचय। परीक्षक से प्रथम परिचय। किसी से आपका पहला परिचय हो रहा है। माध्यम है आपकी कॉपी, माध्यम है वो प्रश्न और उसका उत्तर, और आपकी नज़र किस पर है? अंकों पर है कि अंक अच्छे मिलें। प्रश्न के माध्यम से आप परीक्षक से पहला परिचय कर रहे हैं। तो पहला परिचय कैसे करते हैं? नीरस अंदाज में आप किसी से मिलते हैं, आप जीवन में किसी दोस्तों से मिलते हैं, आपके घर में कोई पहला अतिथि आता है या आप कहीं जाते हैं तो कैसे मिलते हैं? हाँ, वार्म वेलकम करते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी वही करना है। आइए, तो भूमिका भी यहाँ भी क्या है? पहला परिचय है किससे? परीक्षक से। माध्यम है प्रश्न और आपका उत्तर। तो पहला परिचय ये सोच के लिखना है कि हम अंक लेने के लिए अपने परीक्षक को क्या लिखें, तो इस पे ध्यान रखना है। प्रश्न एक माध्यम है, चाहे वो गोदान से लिखिए, चाहे भक्ति आंदोलन से लिखें, चाहे असाध्य वीणा से लिखें, नागार्जुन से लिखें, कहीं से भी, भाषा विज्ञान से प्रश्न लिखें, कहीं से भी प्रश्न लिखें, तो ये पहला परिचय है। तो पहला परिचय कैसा हो? तो थोड़ा प्रभावी, थोड़ा नाटकीय, थोड़ा नयापन नहीं, और थोड़ा ऊर्जा से भरा हुआ। ऐसे ही मिलते हैं आप, किसी से मिलते हैं तो कैसे? मुस्कुराते हुए मिलते हैं या बिल्कुल जी मनहूस टाइप का मिलते हैं? कैसे मिलते हैं जी? एकदम दीनहीन नहीं, कोई मिला कि लगता है सारा दुख इन्हीं के पास है। नहीं, कई लोग मिले होंगे कि जीवन का सारा दुख किनके पास है? हाँ, इन्हीं के पास है। बिल्कुल गमों का पहाड़ उठाए हुए। ठीक है, तो आपको कैसे मिलना है? आपको मिलना है, ठीक है गम है, बहुत सारी समस्याएं रहती ही, हर आदमी के पास रहती हैं, और अभी नहीं है तो बाद में आएगी समस्याएं। तो हाँ, ये मौसम की तरह कभी आपके पास कभी उनके पास, तो चलता ही रहता है। तो भूमिका कैसे लिखें? मान लिया आपको भक्ति आंदोलन से कोई सवाल लिखना है, तो भक्ति आंदोलन से सवाल लिखना है तो भक्ति आंदोलन का जो कंसेप्ट है, या कबीर से कोई सवाल लिखना है, तो आप ये ध्यान रखिए कि भूमिका में उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, उस कवि का, उस कथाकार का जो कहना चाहता है या जो व्यंजित होता है, या आप उस संदर्भ में जो कुछ कहना चाहते हैं, किसी और का भी कोटेशन हो सकता है या उस रचनाकार का कोटेशन हो सकता है। तो भूमिका में आपको ये सोचना है, और लिखते लिखते ये प्रैक्टिस हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा कि कैसे लिखें। तो थोड़ा आपको सोचना यही है कि हम प्रभावी लिखें। क्यों प्रभावी लिखें? चूँकि ये पहला परिचय है, और अंक, भूमिका तो परीक्षक पढ़ेगा ही। अगर आप चाहेंगे कि न भी पढ़े तब भी वो पढ़ेगा। बाद वाला आप चाहेंगे कि पढ़े तो नहीं पढ़ेगा, है ना? अगर आपने भूमिका अच्छी लिखी है तो आगे वो पढ़ेगा।
तो इसका ध्यान रखना है। और ये कैसा हो, बहुत बड़ा न हो, यानी मध्यम मार्ग अपनाना है आपको। कुछ लोग भूमिका ही 1 पेज का लिख देते हैं, तो ये सही नहीं है। मध्यम मार्ग हम ही लोगों के लिए बुद्ध ने दिया था 600 BC में। जब उन्होंने दिया होगा तो क्या सोच के दिया होगा कि आगे आने वाला जो जनरेशन है वो 2 छोरों के बीच में, मध्यम मार्ग का मतलब क्या है कि 2 विपरीत ध्रुव हैं, उन 2 विपरीत ध्रुवों के बीच सोचना। अब 2 विपरीत ध्रुव कहीं भी हो सकते हैं, जीवन और मौत भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ देखेगा वो निश्चित रूप से संतुलित हो जाएगा। केवल जीवन देखेगा, उसका आनंद देखेगा तो क्या होगा, थोड़ा व्यग्र हो जाएगा। और केवल मौत देखेगा तो उदास हो जाएगा, नहीं डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जब दोनों देखेगा तो कैसा होगा, संतुलन होगा। ठीक वैसे ही भूमिका में आपको संतुलित रहना है। और एक छोटा सा पैराग्राफ और परीक्षक से पहला परिचय, और प्रभावी कब होगा, जब उस विषय का कंसेप्ट आप लिखेंगे। यानी कंसेप्ट का मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि रचनाकार कहना क्या चाहता है, यही कंसेप्ट होता है। आपसे कोई कहे कि कबीर क्या कहना चाहते हैं, यही तो कबीर की कविता का कंसेप्ट होगा, नहीं। या सूरदास पर आप लिख रहे हैं, सूरदास कहना क्या चाहते हैं। जैसे इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल पूछा कि सूरदास के भ्रमर गीत सार का उद्देश्य बताइए, तो इंटरव्यू में आप क्या बताएंगे, बिल्कुल संक्षिप्त बताएंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का 2 मिनट का वक्त है। तो जितना आप बताते हैं वही आपकी भूमिका होती। या रामचरितमानस क्यों लिखा तुलसीदास ने, तो कुछ सोच के लिखा होगा। तो आप भूमिका में ये तो नहीं लिखेंगे कि जी आपसे कोई पूछा कि रामचरितमानस और तुलसीदास का उद्देश्य बताइए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं और कांड का नाम बताना, ये विवरण हो गया, ये तो उद्देश्य हुआ नहीं। तो आपको भूमिका में क्या ध्यान रखना है कि ये परीक्षक से पहला परिचय है, और थोड़ा नयापन का मतलब औरों से थोड़ा भिन्न लिखिए, बाकी जो विद्यार्थी होंगे, क्योंकि यहाँ तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, 1-1 अंक का सवाल है। तो इसलिए बेहतर अंक लाने के लिए इस पर काम किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उस विषय का कंसेप्ट या तो प्रत्यक्ष रूप से लिख दिया जाए या अप्रत्यक्ष रूप से लिखा जाए, ये आपकी अपनी शैली, नहीं। जैसे आपने गोदान में कल लिखा कि बहुत बुरा होता है सपनों का मर जाना, ये उद्देश्य था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया था, ठीक है। कई बार आप कंसेप्ट को क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से भी बता सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि कुछ लिखिए तो परीक्षक को थोड़ा सा झटका लगे, हल्का सा, नहीं प्यारा सा, वो फिर पढ़े कि आखिर कहना क्या चाहता है ये। तो थोड़ा नाटकीयता के साथ, थोड़ा प्रभावी रूप से, है ना। तो ये सोचना है। और छोटी सी भूमिका। फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में यदि संभव है तो आप चार्ट बना सकते हैं, अगर संभव है। अगर वो प्रश्न का कहीं डिमांड है तो सेकंड पैरा में आप चार्ट बना सकते हैं। यदि डिमांड है तो ऐसा नहीं कि आपको हर जगह बनाना ही। जैसे मान लीजिए भक्ति आंदोलन पर सवाल है तो भक्ति आंदोलन का चार्ट बना सकते हैं। आदिकाल से सवाल है तो आदिकाल में 3 धाराएं हैं, धार्मिक, रासो और लौकिक, तो आप उसका चार्ट बना सकते हैं। रीतिकाल में चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रहे गोदान से सवाल तो चार्ट तो नहीं बना सकते। तो ये सोचना है कि हम थोड़ा इसको और प्रभावी बना पाएँ। फिर तीसरा ख्याल ये रखना है कि जो हमारे पैराग्राफ हों क्या हों, बड़े बड़े न, छोटे छोटे। पैराग्राफ छोटे छोटे। कई बार चूंकि छोटे छोटे पैराग्राफ होता है तो एक विषय बदलता है, एक विचार बदलता है, और न भी बदले विचार, मान लिया कि विचार न भी बदले तो परीक्षक को भी एक ताजगी सी महसूस होती है। अगर लंबा पैराग्राफ लिख लेंगे तो नहीं पढ़ेगा पूरा, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखेंगे तो पहला लाइन तो जरूर पढ़ेगा, हर पैराग्राफ पर उसकी नज़र, प्लस कॉपी जांचने में भी उसको आसानी होती है ना। जो कॉपी में टिक करता है तो छोटे छोटे पैराग्राफ रहता है तो उसको क्या होती है,
आसानी होती है और आप अपनी बात भी आसान तरीके से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति धारा प्रवाह बोल रहा है मंच से, तो लोग सुनना क्या करते हैं, और थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, तो इसलिए आप कहते हैं कि ये वक्ता जो है बड़ा अच्छा है और उसको लोग ध्यान से सुनता है। नहीं, तो बोलचाल में भी क्या हो, तो आपके लेखन में भी उतार चढ़ाव का मतलब है कि एक छोटे छोटे पैराग्राफ। चौथी बात, ये लिखते लिखते आपको समय प्रबंधन तो होना ही चाहिए। कई बार हम इतने भावना में हो जाते हैं कि एक ही प्रश्न में क्या कर देते हैं, समय ज़्यादा लगा देते हैं, फिर कोई प्रश्न छूट जाता है। तो समय प्रबंधन होना ही चाहिए। अगर 50 अंक का सवाल है तो आपके पास जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 30 मिनट, तो 30 मिनट से थोड़ा कम लगाइए, 28 मिनट लगाइए। जितना दिया गया है उतना, या उस 10 अंक का सवाल है तो कितने समय लगाएंगे, 7 से 8 मिनट। अगर 20 अंक का सवाल है तो 14 से 15 मिनट। तो एक आपके पास औसत समय है। अगर आप 1-2 मिनट ज़्यादा लगाते हैं, ये हो सकता है कि पहला सवाल लिखते हुए क्या हो जाए, समय ज़्यादा लग जाए, 30 मिनट की जगह पर 35 मिनट लग सकता है, या 7-8 मिनट की जगह पर 10 मिनट लग सकता है। लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो आप, जिसको कहा जाए कि पैर में कुल्हाड़ी मारना नहीं, तो ये आप कर रहे हैं, यानी कहीं एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो रेस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि समय का भी प्रबंधन हो, और इसका मतलब ये है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र हल होना चाहिए। ये हल इस पे होना चाहिए। ऐसा न हो कि कहीं से अगर एक प्रश्न छोड़ देंगे तो रेस से बाहर हो जाएंगे आप, क्योंकि सब आप ही जैसे लोग हैं, योग्य लोग ही हैं। जो पीटी पास करते हैं वो अयोग्य तो है नहीं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करके आए हैं तो, और कई पीढ़ी के लोग होंगे मुख्य परीक्षा देने वाले। नहीं, कई पीढ़ी का मतलब क्या हुआ कि वैसे लोग भी होंगे, कम से कम 4 पीढ़ियां तो होंगी जो आपके साथ। एक पीढ़ी वो होगी जो क्वालिफाई कर चुकी होगी और अपना रैंक सुधारने के लिए दे रही होगी। नहीं, जो कठिन चुनौती है, जो कहीं हैं सेवा में और वो अपना क्या कर रहे हैं, रैंक सुधार, तो कठिन चुनौती है, वो बहुत सीरियस पीढ़ी है वो। नहीं, लेकिन उनके साथ खामी क्या है कि कहीं वो जॉब कर रहे हैं तो उनके पास वक्त का, वो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, लेकिन अनुभव तो है उनके पास। दूसरी पीढ़ी वो होगी जो 2-3 मेंस लिख चुकी होगी, भले उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, ऐसे लोग भी तो होंगे आपके साथ कि 2 मेंस, आपने सुना होगा कि जी हमने 2 मेंस लिखा है, 3 लिखा है, नहीं हो रहा है, तो उनके पास अनुभव है और किलिंग इंस्टिंक्ट भी है कि भाई जी जान से लगे होंगे वो, क्योंकि 2 बार लौट चुके हैं, है ना। तो 2 पीढ़ी हो गई। और तीसरी पीढ़ी वो होगी जो एकदम फ्रेशर होगी, युवा, नहीं जो उससे भरा हुआ, आज पहली बार पीटी निकला है, नहीं वो भी तो पीढ़ी होगी, है ना। तो एक पीढ़ी ये होगी। और चौथा, आप अपने अनुभव वाली पीढ़ी, जो आप अलग अलग अनुभव किस पीढ़ी में आप रहते हैं, तो ये कई पीढ़ियों के लोग होंगे। संपूर्ण प्रश्न पत्र आपको हल करना है, छोड़ना नहीं। ये हो सकता है कि कोई प्रश्न जो है कम जानते हो लेकिन लिखें जरूर, है ना। औसत रूप से हिंदी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना लिखें, नहीं जानते हुए भी आप लिख सकते हैं। मान लिया आप कुछ नहीं जानते हैं, तब भी तो लिख ही सकते हैं, हिंदी में तो सुविधा है ही। नहीं, जैसे बताइए कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं जानते। जैसे प्रेमचंद की वो कहानी आपने पढ़ी ही नहीं है, केवल नाम जानना है। मान लिया कि कोई विद्यार्थी ठाकुर का कुआं नहीं पढ़ा है और आ गया सवाल, लेकिन बाकी कहानियां तो आपने पढ़ी हैं, ईदगाह पढ़ा है, ठाकुर का कुआं नहीं पढ़ा है, गुल्ली डंडा नहीं पढ़ा, और वही सवाल आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, प्रेमचंद की कहानी की विशेषता और प्रेमचंद कैसे कहानीकार हैं, और वो कहानी की विशेषता गुल्ली डंडा में भी मिलती है, हमने नहीं पढ़ा है, यानी कुछ तो लिखा ही ना आपने। नहीं, अपने गांव में सुना होगा कहावत, भागते भूत की लंगोटी भली, नहीं सुना है? भाई मेरा छूटा ही जा रहा है, तो हम 2 अंक क्यों नहीं ले लें, 3 अंक क्यों नहीं ले लें। नहीं, मान लिया कि वैसे हम 6 अंक लेते तो 2 अंक ले सकते हैं। जो 0 पे आउट हो रहे हैं तो कुछ तो
हाँ, रन बना ही लें। तो ये करना है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र लिखना है आपको। समय का प्रबंधन। पांचवी बात, शब्द का भी प्रबंधन जरूरी है। अनावश्यक शब्द न लिखें। ये कोशिश करें कि जो भी कुछ लिखें वो प्रासंगिक लिखें। ये प्रासंगिकता कैसे पता चलेगा? प्रश्न बताएगा। ये बाहर से नहीं पता चलेगा, प्रश्न के संदर्भ में लिखना है। कई बार हम कॉपी रख के उदाहरण देते कि पूछा कुछ गया और आप अपने ज्ञान का विस्तार जो भी आप जानते हैं वो सब लिख देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं। वैसे परीक्षक को क्या होती है? खीज होती है। अगर आप विषय से अलग भटक के लिखेंगे तो परीक्षक क्या होगा? नाराज होगा। न केवल कम अंक देगा बल्कि क्या होगा? वो जैसे आपसे कोई सवाल करे और आप इधर उधर की बात करें तो आपके पिताजी ही नाराज हो जाएंगे। आपने के फादर ने कोई सवाल पूछा और आपने क्या किया? इधर उधर घुमाया तो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? पिताजी ने पूछा कि आखिर 2 दिन कहाँ थे, तो आपने घुमाया उनको कि बरसात हो रही थी। नहीं, अब आपने घुमाया इधर उधर, तो कहें भाई ठीक से बताओ कि 2 दिन थे कहाँ? नहीं। तो कहने का मतलब है कि परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न के संदर्भ में लिखना है। शब्द प्रबंधन जरूरी है, यानी अनावश्यक शब्द खर्च न हो। छठी बात, कुछ प्रश्न तथ्य की मांग करेगा, कुछ उदाहरण की मांग करेगा, कुछ तुलना की मांग करेगा। यह प्रत्येक प्रश्न में होता है। कुछ फैक्ट्स होते हैं। मान लिया कि किसी विद्यार्थी ने फैक्ट्स ही न लिखा। मान लिया कि सवाल पूछा गया कि सरस्वती पत्रिका का योगदान बताइए। अब सरस्वती पत्रिका के बारे में आपने कुछ लिखा ही नहीं, कब प्रकाशित हुआ, कौन संपादक थे, ये तो फैक्ट्स है। फैक्ट तो जानकारी होनी ही चाहिए। मान लिया कि कबीर की वाणी, ये इस वर्ष का सवाल था, तो कबीर की वाणी और किसी को बीजक पता ही नहीं है, साखी शब्द और रमैनी पता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो फैक्ट नहीं जानता। तो फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस होना चाहिए। उदाहरण का मतलब क्या हुआ? एविडेंस। कोर्ट में भी गवाही होती है, एविडेंस होता है। तो जब भी आप कुछ बात कहते हैं तो उसके लिए एविडेंस जरूर होगा कुछ। मान लिया स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त कोई नाटक लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी राष्ट्रीय आंदोलन का ये नाटक है, तो आपके पास एविडेंस है। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये क्या हुआ? एविडेंस हुआ। नहीं, जैसे आपने कहा कि कबीर धार्मिक पाखंड का विरोध करते हैं, तो एविडेंस क्या है? आप लिखेंगे पाहन पूजे हरि मिले। अगर एविडेंस नहीं लिखा, इसका मतलब कि आप कोरी बात कर रहे हैं, है ना। आपने कुछ लिखा है तो उसके लिए एविडेंस होना चाहिए, और कम से कम जितने पैराग्राफ हैं उतने तो नहीं, लेकिन एक पेज में एक तो अवश्य हो, चाहे वो गद्य से हो चाहे कविता से। 2 हो तो और अच्छी बात। एक पेज में कम से कम उदाहरण, अगर बड़े प्रश्न हैं, अगर 10 अंक का सवाल है तो एक तो अनिवार्यतः, 2 हो तो और अच्छी बात। लेकिन ज़्यादा एविडेंस भी अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए किसी ने 10 अंक के सवाल में 5 उदाहरण ही दे दिया तो वो भी सही नहीं। तो एक संतुलन जरूरी है। लेकिन औसत रूप से 10 अंक का सवाल है तो 2 उदाहरण ये जरूरी है, और कम से कम एक पेज में 2 उदाहरण हो, एक तो अवश्य चाहिए। और उन विचारों की तुलना भी, कंपेयर करना भी जरूरी, ये सब अंक को बढ़ाता है। अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे, मान लिया कि कोई बात मध्यकाल में किसी ने धार्मिक पाखंड का विरोध किया और आप जायसी पर सवाल लिख रहे हैं, तो आप कबीर से तुलना कर दीजिए, सूरदास से तुलना कर दीजिए, उस समय विषय से तुलना कर दीजिए। तो ये कंपेयर करने से क्या फ़ायदा होता है? कंपेयर करने से आपकी बात प्रभावी होती है और परीक्षक को ये लगता है कि इसने केवल फैक्ट्स को रट नहीं लिया है, वो क्या कर रहा है, इसको समझता भी है और इसका प्रयोग भी जानता है। जैसे कोई सिद्धांत आप जान चुके हैं और उसका एप्लीकेशन नहीं जानते, तो एप्लीकेशन भी वो जानता है। तो इसलिए तुलना करने से परीक्षक को लगता है कि इस बच्चे को अप्लाइड रूप भी पता है, व्यवहारिक रूप भी पता है। 7वीं बात, निष्कर्ष पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। चूंकि अब जी विदा ले रहे हैं,
अब परीक्षक से क्या ले रहे हैं? पहले तो दुआ सलाम हुआ, परिचय हुआ, और दुआ सलाम बहुत प्रभावी तरीके से हुआ। तो जब निष्कर्ष लिखेंगे तो निष्कर्ष में ये सोच के लिखिए कि हमको जी बहुत कुछ कहना था, चूँकि समय कम है। तो फिर एक ऐसी व्यंजनापूर्ण भाषा से जो बहुत कुछ कहती हो और बहुत कुछ अनकहा छोड़ जाती हो, तो ऐसे सोच करके आपको लिखना है कि जी हमको आता तो बहुत था, लेकिन मेरे पास समय की सीमा है, शब्द की सीमा है। तो इसलिए आप उस खालीपन पे छोड़ जाते हैं जहाँ परीक्षक को ये लगे कि इस विद्यार्थी को नॉलेज है और कुछ बात है, तो उस पे एक तो निष्कर्ष पर भी ध्यान देना है। 8वीं बात, ये तो कुछ ध्यान देने वाली बातें। कुछ सावधान रहने वाली बातें क्या हैं? कई बार विद्यार्थी राजनीतिक टिप्पणी कर देते हैं, है ना, तो इससे बचा जाना चाहिए। साहित्य किसी दल विशेष का नहीं होता या किसी दल विशेष का विरोध नहीं करता। साहित्य के बड़े मूल्य होते हैं, वो मानवीय मूल्यों के लिए काम करता है, और इसलिए कभी पुराना नहीं होता। आपने देखा होगा कि भाई कबीर 15वीं सदी के हैं, पुराने नहीं, है ना। साहित्य कभी पुराना होता ही नहीं, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नवीन होगा ये। क्यों ऐसा होता है? वो किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता, वो विचारधारा का विरोध करता है। तो आपको भी अपने आंसर में क्या करना है? विचारधारा का विरोध करना है, किसी दल विशेष का, किसी पार्टी विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का न छंदावर्तन करना है, यानी न उनका महिमा मंडन करना है, न क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, खासकर जो पॉलिटिकल आदमी है, तो राजनीतिक व्यक्ति, इस पर बात नहीं करनी, व्यक्ति पर बात नहीं करनी, राजनीति पर करनी है। क्योंकि राजनीति तो ठीक है, लेकिन कोई राजनीतिक पर्सनालिटी पर बात नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि कबीर तो बात करेंगे ही मध्यकाल की राजनीति पर, है ना। गोदान में तो करेंगे ही प्रेमचंद की जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से और न्याय से। तो बात तो होगी ही, लेकिन ये बातें कैसी हैं? सांकेतिक। महाभोज पर बात होगी, महाभोज में तो राजनीति पर ही वो उपन्यास है, लेकिन क्या महाभोज में किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी है? संकेतों में है। जैसे महाभोज यदि आपने पढ़ा हो तो मंदू भंडारी लिखती हैं कि एक वह शराबी सरकार थी और एक यह पेशाबी सरकार। नहीं, अब आप पेशाबी सरकार संकेत में चला जाता है किसी व्यक्ति विशेष पर, लेकिन सब सांकेतिक ही हैं कि एक वह शराबी सरकार थी और एक यह पेशाबी सरकार। तो रचनाएं संकेत में विचारधारा पर बात करती हैं और विचारधारा का विरोध करती हैं, तो इसका ध्यान रखना है। 9वीं बात, किसी जीवित व्यक्ति पर बात नहीं करनी है जो जी रहा है। जैसे मान लिया कि कई कॉपी में हम देखते हैं कि समकालीन कविता पर लोग लिख रहे हैं और जीवित कवियों पर 1-2 लाइन लिख दिया उत्तर में। उनको लगता है कि ऐसा लिखने से क्या होता है। हाँ, जैसे मान लिया कि किसी ने समकालीन कविता में कुमार विश्वास पर लिख दिया, वो जीवित है, 1-2 लाइन लिख दिया, किसी को प्रिय लगते हो, नहीं, या कोई और प्रिय लगते हो, आपने लिख दिया। तो ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कोई जीवित व्यक्ति चाहे कितने भी फेमस हों, क्यों नहीं, बताइए, क्यों नहीं बात करनी है? नहीं, पक्षपात हो जाएगा, चलिए वो तो कम खतरे हैं। हो सकता है कि आपकी कॉपी वहां जाते जाते वो जीवित व्यक्ति बदनाम हो जाए, नहीं हो सकता है कि नहीं? लेकिन आप तो खतरे में पड़ जाएंगे। पहली चुनौती तो यही है जीवित व्यक्ति के साथ, है ना। तो जीवित व्यक्ति को अभी आदर्श नहीं बनाना है। कई बार ये कॉपी में किसी के बारे में आप लिख देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किसी जीवित व्यक्ति का नाम कोट नहीं करना। दूसरा, वो व्यक्ति हो सकता है किसी विचारधारा के साथ हो और परीक्षक उस विचारधारा से मेल नहीं खाता हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये, और इथिकल भी नहीं है वो, चूँकि साहित्य के कुछ इथिक्स हैं तो उसमें भी वो फिट नहीं बैठता। तो जीवित व्यक्ति का नाम नहीं लेना। जो लोग ले लेते हैं कॉपी जांचते हुए, ये कई बार
ये महसूस होता है कि किसी ने जीवित, हाँ जो मृत व्यक्ति है तो हमने उनका इतिहास पुराण समझ लिया, अब कोई संभावना नहीं है हाँ बदनाम होने की या अच्छा नाम कमाने की। अब तो व्यक्ति चला गया, तो चला गया तो एक कुछ छोड़ के गया है, तो छोड़ के गया है तो एक औसत रूप से अगर स्वीकार्य है ना, जैसे अब औसत रूप से गांधी स्वीकार्य है, कोई गांधीवाद को काट नहीं सकता। आप गांधी का विरोध ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, दोस्तों के बीच कर सकते हैं, लेकिन कागज कलम पर अगर आपने गांधी का विरोध किया तो आप क्या हो जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं, अगर वोट लेना है तो अलग बात, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, एक व्यक्ति जो है मेरे साथ जा रहे थे यात्रा में और वो बीजेपी के बहुत सपोर्ट में थे और वो गांधी के बहुत खिलाफ थे, है ना। तो ऐसे ही बात हो रही थी उनके साथ, उनमें 10वां क्लास में उनका बच्चा भी पढ़ता था, तो बच्चा भी साथ में था। तो मैंने केवल इतना ही कहा कि बच्चा अब 10th का एग्ज़ाम देगा, गांधी पढ़ना होगा, तो जो आप सोचते हैं बच्चे को कहिए वही लिख देने के लिए, क्योंकि आप तो बहुत सत्य प्रमाण के साथ सोच रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे थे कि जी मेरे पास प्रमाण है कि गांधी अच्छे नहीं, तो मैंने कहा कि आप तो बहुत शोध किया है आपने, तो आप अपने बच्चे पर ही अप्लाई कर दीजिए। बच्चा को 10th का एग्ज़ाम देना है, उसमें गांधी पे सवाल आएगा, तो जो आप सोचते हैं वही क्या कर देना है, लिख देना, क्योंकि आपने तो बहुत शोध निष्कर्ष निकाला इस पर। अब वहाँ वो चुप हो गए। इसका मतलब ये है कि कहना कुछ और करना कुछ। जब अपने में हानि होने लगती है तो व्यक्ति क्या होने लगता है, पीछे हट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सर्व स्वीकार्य, तो उनका आप आधार ले सकते हैं, संविधान का आधार ले ही सकते हैं, ठीक है। तो ये देखना, कई व्यक्ति क्या होता है कि कालांतर में भी अच्छा बुरा हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि 10 साल पहले कुछ और व्यक्ति था, 10 साल 20 साल के बाद उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा नयापन, मरने के बाद भी चेंज होता रहता है, पर्सनालिटी में चेंज होता रहता है, अलग अलग व्याख्याएं होती रहती हैं, ठीक है। तो जीवित व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, और जो सर्व स्वीकार्य हैं उनकी निंदा नहीं करनी, जो सर्व स्वीकार्य हैं उनको, उनकी निंदा आप नहीं कर सकते। 10वीं बात, अगर आपने कंसेप्ट के कई बार विरोध में लिख दिया, जो मूल बात है उसके विरोध में लिख दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, अंक कम हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कॉपी में, कल भी एक कॉपी हम देख रहे थे तो उसमें एक सवाल था भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ, भक्ति आंदोलन में नारी संबंधित विचार, या आपसे एक सवाल पूछ लिया गया कि भक्ति आंदोलन का मूल कारण जनता का कष्ट है या हिंदू धर्म को संकट से उबारना है, ये सवाल पूछा गया था। उसमें एक विद्यार्थी ने लिख दिया कि हिंदू धर्म को संकट से उबारना ही भक्ति आंदोलन का मूल उद्देश्य है। तो ये कंसेप्ट के बिल्कुल विपरीत बात हो गई, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना, ऐसे गलती करने से क्या हो जाता है, अंक कम हो जाते हैं, और अंक कम हो जाए तब भी स्वीकार्य है। ये गलत कंसेप्ट दूसरे क्वेश्चन को पहुंचाने लगता है, यानी एक बार आपने गलत कंसेप्ट लिखा है और दूसरी जगह तीसरी जगह सही भी लिखा है, तो परीक्षक के मन में एक छवि बन जाती है ना। जैसे ना चाहते हुए हम लोग भी प्रभावित हो जाते हैं कि भाई इसको तो ये भी नहीं आ रहा है, तो जो दूसरा आ रहा होता है उसमें एक अंक कम हो जाता है, कि अगर वो ना क्वेश्चन लिखता तो हो सकता है एक अंक दूसरे में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता। तो ये हर व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। और अगर आपने कई बार कंप्लीट उल्टी बात कर दी, जैसे कई जगह गलतियां होती, और किताब में पूरी तरह से, जैसे सिद्ध साहित्य लिखते हैं बच्चे, तो उसमें लिख देते हैं कि वो नारी के भोगवाद के समर्थन में हैं, पंचमकार के समर्थन में। ये बिल्कुल गलत बात। कबीर पर लिखेंगे तो नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, बड़े जोश खरोश से लोग लिखते हैं, नहीं उतावले होकर के लिखते हैं, यद्यपि नहीं भी पूछा जाता है तब भी लिख देते हैं, है ना। या तुलसी में लिख देते हैं ढोल गंवार, हाँ ये सब बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट। तो आपको बचा जाना चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि भक्ति काल को ठीक से नहीं पढ़ा गया है ना, तो ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये सब ध्यान, यानी कंसेप्ट के विरोध में नहीं लिखना है। तो ये जो कई बार आप गलत जो लिखते हैं उससे अंक क्या हो जाता है, उससे अंक। और दूसरा, मान लिया कि
पूरे ओवरऑल जो कि कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं आप, तो ये सोचिए कि एक बात जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि रचनाकार कहना क्या चाहता है, ये हम परीक्षक को बता दें। रचनाकार का मूल उद्देश्य क्या है, और मूल उद्देश्य कहाँ पर, उस समय के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। मान लिया कि कोई व्यक्ति कबीर पर लिख रहा है और सवाल आ गया कि कबीर वाणी के डिक्टेटर, ठीक है, ऐसे सवाल आ गए। कई विद्यार्थी ये लिख देते हैं कि कबीर निरक्षर थे इसीलिए उनकी भाषा मिश्रित थी। ये गलत बात नहीं। भाषा मिश्रित हो जाना, उसके पीछे ये लॉजिक है ही नहीं कि वो अनपढ़ थे या अशिक्षित थे, और बहुत लोग अशिक्षित रहते हैं। तो अशिक्षित हो जाना कबीर के व्यक्तित्व को कमतर नहीं करता। यानी आपकी लेखनी से क्या पता चलता है परीक्षक को, चूंकि वो अशिक्षित हैं इसलिए उनका व्यक्तित्व तुलनात्मक रूप से कमजोर है, ये सब नहीं दिखना चाहिए परीक्षक को। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं। साक्षर हो जाना ज्ञान का पैमाना नहीं होता। कोई व्यक्ति किताबी ज्ञान बहुत पढ़े हुए, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वो संस्कारी भी है और वो शिक्षित भी है। साक्षर और शिक्षित होने में अंतर नहीं। वर्णमाला का ज्ञान और लिपि का ज्ञान और शिक्षित होना एक संस्कार है, साक्षर होना एक अलग बात है ना। तो कबीर अगर साक्षर नहीं है, उनको लिपि का ज्ञान नहीं है, और बहुत सारे लोग नहीं है, रैदास नहीं है, मलुकदास नहीं है, दरियादास नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। बहुत लोग साक्षर नहीं, लेकिन उससे अनुभव ज्ञान कम हो जाता है, ये कदापि नहीं, ठीक है। तो ये सब कई बार इस तरह की गलतियां हम लोग करते हैं। तो रचनाकार का जो मूल उद्देश्य है, और मूल उद्देश्य कैसे पता चलेगा, उस समय के समाज, उस समय के धर्म, उस समय के संस्कृति, उस समय के भाषा के संदर्भ में। भक्ति काल हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस समय सामंती जीवन शैली को समझना पड़ेगा। अगर कोई भारतेंदु युग का सवाल लिख रहा है तो राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, छायावाद तक। अगर कोई प्रगतिवाद लिख रहा है तो किसान मूवमेंट और जो गाँव में जो मूवमेंट है उसको समझना पड़ेगा। अगर कोई प्रयोगवाद लिख रहा है तो इसका मतलब है कि बौद्धिक चेतना को, और एक जो नया भारत है अब जो आज़ाद होगा और जो इकाइयों में देखा जाएगा, इसको समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि उस मूल भावना को, अगर कोई दिव्या उपन्यास से सवाल लिख रहा है तो आखिर यशपाल चाहते क्या है, नारी जीवन की स्वतंत्रता और सार्थकता पर क्या बात करना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आखिर ये नया भारत है, 1945 में उपन्यास लिख रहे हैं, तो यशपाल चाहते क्या हैं आज़ादी की पूर्व संध्या पर, एक नया भारत कैसा बने। मैला आंचल कोई लिख रहा है तो आखिर रेणु चाहते क्या हैं। तो कंसेप्ट, कोई मान लिया कोई सवाल है कि अज्ञे की असाध्य वीणा सवाल है, तो असाध्य वीणा में आखिर ठीक वैसे ही सोचिए कि अगर हमसे इंटरव्यू में ये सवाल करे और हमको 2-3 लाइन में जवाब देना पड़े, वही कंसेप्ट, तो उस कंसेप्ट के इर्द गिर्द लिखा जाना चाहिए। यानी परीक्षक को कहीं ना कहीं आप समझा दें कि हमको ये रचना, रचनाकार और जो पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम में है उतना का पूरा ज्ञान, चूंकि ये अंतिम अवसर है, अब इसके बाद लिखना नहीं है कि लिखना है, कई बार लिखना है क्या एग्जाम नहीं, एक बार लिखना है। और एग्जाम में एक टॉपिक से एक ही सवाल आना है। मान ले नागार्जुन से आएगा तो जीवन में वो अंतिम सवाल होगा, गोदान से आएगा तो जीवन में क्या होगा। जीवन का कहने का मतलब है कि फिर इसके बाद आप क्या हो जाएंगे, पास कर जाएंगे, आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो अब उसके बाद जीवन में तो लिखना नहीं। तो सोचिए कि ये मेरा अंतिम सवाल है जीवन का, और हमको यहाँ से क्या हो जाना है, हाँ मुक्ति ले लेनी है, हमको क्वालिफाई कर जाना है। तो हम जो जरूरी कंसेप्ट है वो लिखें, अनावश्यक न लिखें। और अगर आपने जरूरी जो कंसेप्ट है, जो विचार है, जो उद्देश्य है, अगर ये पूरा पूरा लिख दिया है तो इसका मतलब है कि परीक्षक आपको क्या देगा, अंक भी देगा और कुछ गिफ्ट अंक भी देगा। नहीं, अंक तो देगा ही। गिफ्ट अंक का मतलब है कि अगर 2-4 जगह भी अच्छा लिख दिया तो गिफ्ट अंक दूसरे में कहीं कमज़ोर भी लिखा है, जैसे मैंने कहा कि कई पाठ आप नहीं भी जानते और कमज़ोर लिखा, वहाँ भी आपका 1 अंक बढ़ जाएगा। उसको क्या कहा जाता है, गिफ्ट अंक। और कहीं आपने 2-3 जगह ब्लंडर कर दिया है तो गिफ्ट अंक तो नहीं मिलेगा, आपके अंकों से भी 1-2 अंक क्या करेगा वो
हाँ काट लेगा, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है, मानव का स्वभाव है। नहीं भाई, थाली में अगर अब तो 56 व्यंजन हो तो प्रतीकात्मक थे, लेकिन अगर मान लिया 6-7 ही व्यंजन हो, अगर 4 अच्छे हों और एक खराब भी हो तो फिर टेस्ट बना ही रहता है। नहीं, अगर पहला ही कैसा दे दिया आपने, खराब दे दिया, तो बाद में भी थोड़ा मन वैसा ही रहता है। तो ठीक वैसे ही परीक्षा में भी ये इसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये कैसे होगा, ये बिल्कुल प्रैक्टिस से होगा। तो प्रतिदिन, जैसा मैंने कहा था पहले भी, कि एक क्वेश्चन लिखना, ये नहीं कि लिख करके तुरंत दिखाना, आप स्वयं लिखिए जो पिछले विगत सालों में आए हुए सवाल हैं या जो टॉपिक पढ़ लिया है, लिखिए उसको। प्रतिदिन लिखा, 7 दिन हो गया, 7 सवाल लिखा, फिर आप अपने लिखे हुए को दोबारा पढ़िए तो आपको लगेगा कि इसमें कई कमियां हैं। और फिर जब आप दूसरी बार लिखेंगे तो उससे बेहतर लिखेंगे। जब दूसरी बार आप लिख चुके होते हैं तब उसके बाद दिखाया कीजिए कि जी हमने क्या किया है। हाँ, पहली बार में नहीं दिखाना है, पहली बार में तो संभावनाएं बनी रहती हैं जहां सुधार आप स्वयं कर सकते हैं। दूसरी बार से आपको लगेगा कि अब सुधार की गुंजाइश थोड़ी कम है, तब आप दूसरे को दिखाइए कि भाई इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, सुधार की आवश्यकता क्या है, तो इसका ध्यान रखना है। आपके मन में कोई सवाल हो लेखन से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं, अंकों से जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, इसका कोई भी नियम नहीं है। जैसे आपने कोई वाक्य लिखा, जैसे हमने कल लिखवाया था कि सबसे बुरा होता है सपनों को मर जाना, फिर उसका तुरंत पैरा चेंज किया, है ना, किया। कोई नियम नहीं है, हो सकता है कि 3 लाइन लिखा आपने उसके बाद चेंज किया, लेकिन सीधी सी बात यह है कि कोई बड़ी भूमिका का एक ही लक्ष्य है कि हमारा जी पहला परिचय हो रहा है और हमको ऐसा आभास हुआ कि हमको 2 लाइन में हमने अपना परिचय दे दिया। हमने हो सकता है एक ही लाइन में परिचय दे दिया। परिचय का मतलब क्या है, परीक्षक को जोड़ लीजिए अपने से। भूमिका का मतलब क्या हुआ, ठीक वैसे ही है जैसे परीक्षक के पास कोई वक्त नहीं है आपको देने के लिए। जैसे आप कहीं जाते हैं और जो दूसरा व्यक्ति वो आपसे मिलना नहीं चाहता, कई बार ऐसा होता है, नहीं मिलना चाहता, लेकिन कोई व्यक्ति आता है और इतने अच्छे तरीके से वो मिलता है कि वो अपना 2 मिनट निकाल लेता है। और कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास वक्त है, हम नहीं मिलेंगे आपसे, हम जान रहे हैं कि आप क्या बात करेंगे। नहीं होता है कि नहीं जीवन में, कि आप, हमको पता है जी आप क्या बात करेंगे, तो क्यों मिलें आपसे। और कोई ऐसे मिलता हो जो कुछ नई बात, तो यही सोचना है कि भूमिका में हमको, ये परीक्षक हमसे नहीं मिलना चाहता। आप सोच के चलिए कि परीक्षक हमसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन हम मिलें कैसे, यही भूमिका है। अब उस कॉन्सेप्ट से मिलें, कोई आकर्षक प्रभावी बात से मिलें, कुछ ऐसी बात कि भाई आप सोचिए कि आखिर इसको लिखा क्यों है यहाँ। नहीं, कुछ कोटेशन से, कुछ कंसेप्ट से, कुछ रचनाकार का कुछ उद्देश्य होगा उससे, कभी तुलना से। मान लिया कि कबीर का सवाल है और कबीर सवाल आ गया कि एक बार सवाल सिविल सेवा में आ गया कि कबीर का प्रेम केवल एक विषय नहीं है, एक अवधारणा है, एक सब्जेक्ट नहीं है, एक कंसेप्ट है। ये सवाल सिविल सेवा का है। और आपने सोचा कि अच्छा कबीर वाले से तो ठीक है, हम क्यों नहीं इसकी शुरुआत जायसी के उस मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी से करें। नहीं, अब परीक्षा को लगा कि आखिर ये जायसी से क्यों, तो आपने एक लाइन लिखा कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, और फिर पैरा चेंज करके लिखा कि संपूर्ण भक्ति आंदोलन में प्रेम एक विषय नहीं है, एक अवधारणा है। कबीर भी शामिल हो गए उसमें। अब परीक्षक को क्या लगा कि भाई 2 लाइन में आपने समझा दिया, शुरू के ही 2 लाइन में, कि हमको कबीर भी पता है, तुलसी भी पता है, जायसी भी पता है और भक्ति आंदोलन का कंसेप्ट भी पता है। दूसरा प्रारंभ ये हो सकता है कि कबीर का जन्म बनारस में हुआ था, ऐसे प्रारंभ हो सकता है। कबीर का जन्म बनारस में हुआ था, उनकी माँ एक विधवा थी, और कई लोग तो विधवा ब्राह्मणी थी ये भी लिख देते हैं। अब हो गया गुड़ गोबर। नहीं क्या हो गया भाई, ये कौन नहीं जानता है, इसको बताने की जरूरत है क्या। भूमिका में कौन नहीं जानता है कि कबीर का जन्म बनारस में हुआ था, या
कोई लिखता है कि कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक है। ये सामान्य सूचना है, सामान्य सूचना बाद में दीजिए। ये तो भूमिका है। भूमिका का मतलब क्या हुआ कि जी हम आप नहीं मिलना चाहते, लेकिन हम आपसे क्या करेंगे, हम मिलेंगे, ठीक है, और आपको मिलना पड़ेगा। और अगर आपने सामान्य सूचना दी, कोई कह सकता है सही तो लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, गलत कौन कह रहा है, नहीं, लेकिन क्या ये लिखने का औचित्य है? प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रेम एक सब्जेक्ट नहीं, एक कंसेप्ट है, तो आप कबीर की जीवनी लिख रहे हैं। कोई लिखेगा कबीर निरक्षर हैं, है ना, ये सब की जरूरत है? नहीं जरूरत। तो अनावश्यक बातों को नहीं लिखना है और क्रक्स लिखना है, यानी मूल बात लिखनी है। और मूल बात को प्रेजेंट ऐसा करना है। तो इसमें एक सवाल ये भी आता है कि आपकी शैली कैसी है। लिखने की शैली भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये लिखने की शैली एक दिन में बनती नहीं है। और ये नहीं सोचना है कि जी हमारी अलग शैली है, खराब शैली है। कई बार सरल लेखन भी बहुत प्रभावी होता है ना। बहुत लोग बहुत सरल रहते हैं लेकिन बहुत प्रभावी होते हैं। गांधी जी के पास था ही क्या, सरलता ही तो थी। बुद्ध के पास क्या था, सरलता ही तो थी, नहीं, और कितने प्रभावी थे। तो कई बार सरल भाषा, कबीर ने उस समय मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। आज 600 साल के बाद जो समकालीन पढ़े लिखे रचनाकार हैं वो सोचते हैं कि कबीर वाली भाषा हम अपना लेते, सीधी बात सीधे दिल तक पहुंचती है। इतना ट्रांसपेरेंट, इतना प्रभावी, इतना संप्रेषित। कबीर जो कहते हैं 100% चला जाता है पाठक तक। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपकी हर बात, पिता की हर बात पुत्र तक तो पहुंचती नहीं है, घर में ही है। और पत्नी की तो और नहीं पहुंचती पति तक, नहीं, पत्नी समझाती रहती है, या पति भी कहता रहता है, बाद में कहता है 20 साल के बाद कि तुमने तो मुझे समझा ही नहीं। नहीं होता है कि नहीं, हमने क्या कहा था, तुमने कुछ और समझा। और कबीर जो कहते हैं पूरी तरह कैसे पूरे करोड़ों लोगों को समझा देते हैं, और लोग समझ भी लेते हैं। न उनका कोई स्कूल है, न उनकी कोई जाति है कि जाति वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तब भी कबीर अकेले खड़े हैं। और प्रेमचंद को कौन सपोर्ट कर रहा है बताइए? न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई बिरादरी, न कोई क्षेत्र, और तब भी प्रेमचंद अकेले खड़े हैं। और कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रेमचंद की रचनाओं को सिलेबस से क्या कर दे, जरा हटा के तो देखे। नहीं हटा सकता है प्रेमचंद को कोई? तो प्रेमचंद के कोई वंशज लगे हुए हैं क्या? नहीं। तो फिर कैसे प्रेमचंद अकेले खड़े हैं मरने के बाद भी? नहीं, कोई सपोर्ट में नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि प्रेमचंद को हटा दिया जाए, लेकिन हटा सकते हैं क्या? बस चले तो हटा दिया जाए, लेकिन संभव नहीं है कि हटा दीजिए। कई बार आदमी सांसों में हो जाता है उपस्थित, कई बार पर्यावरण में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में वो शामिल हो जाता है। सांस भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर कबीर जाएंगे ही, अंदर प्रेमचंद जाएंगे ही। आप सांस लेना छोड़ दें तो अलग बात। गांधी अंदर जाएंगे, वो तो फिजा में है, वो तो क्या कहें, वो तो वातावरण के एक एक कण कण में है। तो सांस लीजिएगा तो अंदर जाएंगे ही। नहीं, इतना जो व्याप्त है उसको, तो जब इतना कोई व्याप्त है उसके बारे में यदि आपने गलत लिखा है, कई बार लोग कबीर पर, तुलसी पर, सूर पर, है ना, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना है। और शैली का मतलब, शैली की कह रहे थे कि भाषा कैसी हो, तो भाषा सरल हो और मितव्ययी शब्द हो, है ना। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है कि तोल मोल कर बोलो, सोच समझ कर बोलो। ये भी सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये भी कहा गया कि शब्द ब्रह्म होते हैं, है ना। शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो जब लिखते हुए आपके पास 150 शब्द हैं, 10 अंक के लिए आपके पास कितने शब्द हैं, 150 शब्द हैं, तो उस 150 शब्दों में अपनी सरलता से संपूर्ण कंसेप्ट लिखते हुए, और परीक्षक से अंक आपको क्या करना है, हाँ, ध्यान तो बिल्कुल वहीं लगा रहना है कि हमको मार्क्स लेना है, लिखना नहीं है। लिखने के पीछे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य पर नज़र रखना चाहिए, तो फिर आप लिखेंगे अच्छा। और ये प्रक्रिया है कि अनवरत प्रक्रिया, अचानक कुछ होता नहीं, सीखने वाली प्रक्रिया। तो ये धीरे धीरे प्रतिदिन अगर एक प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, घर में ही लिखिए, कोई छोटा सा प्रश्न उठाइए,
सारा नोट्स रखिए सामने, फिर एक सिविल सेवा का या स्टेट पीसीएस का कोई सवाल उठाया और जिसकी जो डिमांड है, 50 अंक का जो डिमांड है वो फुलफिल करते हुए, 20 अंक का डिमांड है या 15 अंक का डिमांड है उसको फुलफिल करते हुए लिखना है। ठीक, इतना सब हो तो 60% अंक नहीं, क्या है ये, फिर ये आपके कर्म पर, इसमें कोई मैं भाग्य की बात नहीं कर रहा है ना। भाग्य जब साथ दे देगा तो क्या हो जाएगा, फिर 70% हो जाएगा। ये तो आपके कर्म पर है, जहाँ न ईश्वर की कोई भूमिका है और न कोई भाग्य की भूमिका है। लेकिन 60% में ही उतने ही लेखन में कई बार आ जाता है कितना, हाँ थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे मान लिया कि 50 अंक का सवाल है तो 30 अंक आ जाता है, 33 आ जाएगा। 30 तो क्या है, ये आपका कर्म है जिसमें न कोई भाग्य है न कोई भगवान। लेकिन 33 में कहीं कहीं फिर क्या आ जाते हैं, आपने अच्छा लिखा है, कोई चीज अपील कर गई, नहीं हो सकता है सबको अपील नहीं करती। ये ऐसा नहीं कि सबको अच्छा लगता है तो 30 तो आ ही जाएगा, ये तो सबके लिए। लेकिन कई बार परीक्षक का मूड क्या हो, आज पत्नी ने उसको गरम गरम जाते हुए रसगुल्ला खिलाया हो, नहीं मन बिल्कुल क्या हो, खुश हो, या परीक्षक हो सकता है बच्चे से तनाव लेके आगे गया हो, नहीं तो ये सब भाग्य है। नहीं ये सब क्या है, कई बार जो अंक देने वाला है, आपकी पहली कॉपी है, मन उसका क्या है, प्रसन्न है, तो ये फिर भाग्य का मामला है कि 2 अंक आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो वहां पर भाग्य और भगवान को भी थोड़ा चढ़ाना नहीं है कुछ। जैसे कबीर कह रहे थे कि हम जी बैठेंगे और भगवान मेरा सुमिरन करें, तो आप अपना काम कीजिए, भगवान आपके पीछे लग जाएंगे कि इसको हमको 2 अंक क्या कर देना है, हाँ बढ़ा के देना है। ये भगवान की ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं है कि उनको परेशान किया जाए सुबह शाम, नहीं। तो इसका मतलब है कि 30 से 33 आना, ये तो आपका अधिकार, तो इतना तो आप ला ही सकते हैं। और इतने में आपका क्या हो जाता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, सिविल सेवा में तो खैर बहुत अच्छे अंक हैं, नहीं अगर 500 अंक का पेपर है तो 300 अंक लाना, ये तो आपकी अपनी क्षमता और अपना प्रबंधन, इससे ला सकते हैं। लेकिन कई बार 320 भी आते हैं, कई बार 340 भी आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 340 लाने वाला व्यक्ति पूरी तरह योग्य है 340 लाने में। कई बार संयोग और सौभाग्य से 10-20 अंक ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन 300 अंक तक एवरेज लाने वाला व्यक्ति औसत रूप से वो जानकार है। और उसी जानकारी पर 330 भी आ जाते हैं, 340 भी आ सकते हैं, 310 भी आ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे डिपेंड करता है, व्यक्ति विशेष पर, परिस्थिति विशेष पर। लेकिन किसी भी हाल में हम औसत रूप से 60% लाएं, ये आपके किस पर डिपेंड करता है, कर्म क्षेत्र पर।